अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ हसीब और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से किस तरह से जॉब वीज़ा पर जर्मनी आया जा सकता है। मैंने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हैं लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो उसमें मैंने बताया कि किस तरह आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हो। लेकिन आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो यहाँ पर जॉब करने के लिए आना चाह रहे हैं और पढ़ने के लिए नहीं आना चाह रहे। तो आज मेरे साथ उसामा है, ये हमें समझाएंगे क्योंकि ये ख़ुद यहाँ पर पाकिस्तान से जॉब वीज़ा पर आए हुए हैं। उनको काफ़ी वक्त हो गया यहाँ पर और इन्होंने अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बुला लिया है, तो ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से आप जॉब वीज़ा पर जर्मनी आ सकते हो, किस तरह से आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो और अब तक का इनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है। तो ये सारी बातें हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, होपफुली आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम हसीब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले ये कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम उसामा है, मैं कराची पाकिस्तान से हूँ और तकरीबन 2 साल से मैं यहाँ जर्मनी में रह रहा हूँ। मैंने बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई है और मैं यहाँ पे एज अ डेटा सेंटर इंजीनियर काम कर रहा हूँ ओरेकल कंपनी के अंदर। अच्छा, सबसे पहले ये बता दें कि कितने तरह के जॉब वीज़ाज़ होते हैं और उनमें आपस में डिफरेंस क्या है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ डायरेक्ट आना चाह रहे हैं जर्मनी के अंदर, तो वो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करेंगे। जॉब सीकर वीज़ा की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, आपको वो फुलफ़िल करनी पड़ती है। पहली रिक्वायरमेंट जो जॉब सीकर वीज़ा की है वो ये कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आइदर बैचलर्स और मास्टर्स, और वो डिग्री जर्मन एजुकेशन सिस्टम के इक्वलेंट होनी चाहिए। उसके इन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं कुछ वेबसाइट्स के, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री इक्वलेंट है जर्मन एजुकेशन सिस्टम के या नहीं। दूसरी जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपको तकरीबन 5,600 यूरोज़ जो हैं वो शो करवाने होते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी तकरीबन 11.5 लाख रुपए बनते हैं। वो शो करवाने का मतलब ये है कि जर्मनी के अंदर जर्मन बैंक अकाउंट के अंदर आपको वो पैसे जमा कराने होते हैं और फिर जब आप वीज़ा एप्लीकेशन डालेंगे तो उस वक्त आपको शो करने होते हैं कि मैंने जर्मनी के अंदर बैंक अकाउंट खुलवा लिया है और उसमें वो पैसे जमा करवा दिए हैं, और ये पैसे फिर मंथली आप विड्रॉ कर सकते हैं जब यहाँ पर आप जर्मनी आ जाएंगे। तकरीबन 970 यूरोज़ जो हैं वो आप, जो कि 2.25 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के करीब बनते हैं, ये आप मंथली जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। रीज़न इसका ये है कि जो वीज़ा आपको इशू किया जाएगा वो 6 महीने का वीज़ा होगा। जर्मन गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि जो 6 महीने का एक्सपेंस होगा आपका वो आप ख़ुद बेयर कर सकते हैं या नहीं, और उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डेडिकेट कर दिए कि इतनी अमाउंट अगर बंदे के पास आ जाए मंथली तो वो अपने यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस को बेयर कर सकता है। ओके उसामा भाई, मेरे माइंड में है मतलब 2 तरह के जॉब वीज़ा ना। एक होता है जॉब सीकिंग वीज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से आपने कुछ अप्लाई नहीं किया, किसी भी कंपनी में कोई जॉब ऑफ़र आपके पास नहीं है और आप यहाँ पर आते हो डायरेक्ट और फिर यहाँ पर आकर के आप जॉब ढूंढते हो और आपको जॉब मिलती है। इसकी रिक्वायरमेंट्स मेरे ख्याल से आपने बता दी हैं। बिल्कुल। अब दूसरा वीज़ा ये होता है कि आप पाकिस्तान से कंपनीज़ में जॉब अप्लाई करते हो और आपकी यहाँ पे जॉब हो जाती है, फिर मेरे ख्याल से कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। बिल्कुल। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, वो थोड़ा बता दें। अच्छा, इस सूरत में ये होता है कि जैसे ही आपको जॉब ऑफ़र होती है आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान में ही रहते हुए। जो वीज़ा की फ़ीस है आप खाली वो सबमिट करवाते हैं, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कोई हैवी अमाउंट शो करवानी हो या जर्मन बैंक अकाउंट में आपको पैसे जो हैं वो लॉक करवाने हो। ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ आप वीज़ा की फ़ीस देंगे और जो वीज़ा से रेलिवेंट जो भी फ़ीसेस होती हैं इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, आपको खाली वो पैसे भरने पड़ते हैं, जो कि इस वक्त आई थिंक 40,000 to 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब कंपनी आपको ऑफ़र देती है और आपके वीज़ा वगैरह में हेल्प कर रही होती है तो उस वक्त वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी इक्वलेंसी होती है जर्मन इंस्टीट्यूट के थ्रू, और एक लेटर जो है वो आपका एम्प्लॉयर वो भी आपको सबमिट करता है। फिर आप ये सारी चीज़ें एम्बेसी में जमा करवाते हैं वीज़ा के लिए और आपको 3 महीने का वीज़ा इशू होता है।
उस वीज़ा पे आप यहाँ जर्मनी में ट्रैवल करते हैं और यहाँ आने के बाद फिर दोबारा से आपकी कंपनी जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह में आपका साथ देती है, और जो यहाँ की वीज़ा अथॉरिटी है जिसको आउसलैंडर बिहोरे कहते हैं, फिर वो आपको एक लॉन्ग टर्म वीज़ा देती है। और वो लॉन्ग टर्म वीज़ा डिपेंड करता है कि आपको जो जॉब ऑफ़र है मिली है वो कितने ड्यूरेशन की मिली है। अगर वो 2 साल की मिली है तो आपको अगला जो वीज़ा इशू होगा वो 2 साल का होगा। अगर वो अनलिमिटेड है तो तकरीबन 4 से 5 साल का जो है आपको फिर वो वीज़ा मिलता है। ओके, बहुत आला, मतलब 2 चीज़ें हमें क्लियर हो गई। एक ये कि अगर आप जॉब सीकिंग वीज़ा पे यहाँ पर आते हो तो आपको ब्लॉक अमाउंट जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। अपने एक्सपेंसेस शो करने पड़ते हैं कि जब तक आप यहाँ पे रह रहे हो अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप अपने एक्सपेंसेस कैसे बियर करोगे। तो इस जॉब सीकिंग वीज़ा में क्या होता है, 5,600 के करीब यूरोज़, जो कि तकरीबन 11 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, वो आप जमा करवा देते हो, ब्लॉक करवा देते हो, और जब यहाँ पर आ जाते हो तो वो अनब्लॉक होकर के वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। वो 11 लाख आपने किसी को दिए नहीं हैं, वो आपके पैसे हैं, वो आपको वापस मिल जाएंगे हर महीने के हिसाब से, ठीक है। ये पहली तरह का वीज़ा हो गया जिसको हम जॉब सीकिंग वीज़ा बोलते हैं। दूसरा वीज़ा ये हो गया कि आपने पाकिस्तान से अप्लाई किया कंपनीज़ में, आपको किसी कंपनी ने जॉब दे दी, फिर वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, उसमें आपने कोई ब्लॉक अमाउंट जमा नहीं करवानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जो मिनिमम वीज़ा फ़ीसेस वेरिफिकेशन वगैरह जो होती हैं 40-50 हज़ार जैसे उसामा ने हमें बताया, बस सिर्फ वो आपका ख़र्चा है और आपने यहाँ पर आ जाना है। अच्छा उसामा भाई, एक बात बताएं कि क्या कोई जनरल रिक्वायरमेंट है जॉब वीज़ा की? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब जर्मनी में आ रहा है बंदा, उसके माइंड में ये होता है कि यार कोई जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कि क्या कोई वो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगते हैं, कितने साल का मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एज वगैरह या एजुकेशन के हिसाब से कोई ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मीट करनी चाहिए वीज़ा के हिसाब से? देखिए, वीज़ा के लिए चाहे वो जॉब सीकिंग वीज़ा हो या चाहे आपको कंपनी ने जॉब ऑफ़र की है और आप वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, इन दोनों सूरतों के अंदर कोई भी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट है कि जिस पोजीशन के लिए वो आपको हायर कर रही है उस पोजीशन पे अगर जर्मन लैंग्वेज चाहिए तो वो डेफ़िनेटली आपको बोलेगी कि या तो आप सीख कर आएँ या आपको आनी चाहिए। अदरवाइज़ वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स में ये कहीं पे भी नहीं है कि आपको जर्मन लैंग्वेज पहले से ही आनी चाहिए। ओके, और एक्सपीरियंस, मतलब जॉब वीज़ा के लिए कुछ वो कहते हैं कि मिनिमम इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? नहीं, ऐसा भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एम्बेसी की तरफ से या वीज़ा अथॉरिटीज़ की तरफ से कि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो एज फ्रेश ग्रेजुएट को जो है हायर कर रही है या एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कोई भी कंपनी किसी फॉरेनर को हायर करती है तो डेफ़िनेटली किसी एक्सपीरियंस और स्किल्स के बिहाफ पे हायर करती है। ऐसा नहीं होता कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि लोकली अवेलेबल हैं उनको छोड़ के वो किसी बाहर से किसी फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करे। तो डेफ़िनेटली अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा जब ही आपको जॉब ऑफ़र हो रही होगी। मतलब अगर आप पाकिस्तान में आप जॉब कर रहे हो, आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है एक फ़ील्ड में और आपको जर्मन नहीं भी आती, तो अगर आप अप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जॉब्स ऐसी होती हैं कि उनमें जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है, जैसे टेक्निकल हो गई, हमारे कंप्यूटर साइंसेस की जॉब्स हो गई, उसमें बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आपको जॉब दे देती हैं। तो मिनिमम अगर एक बंदे का 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और उसको बेशक जर्मन ना भी आती हो और अगर वो अप्लाई करना शुरू करता है तो आपके हिसाब से चांसेस हैं कि उसको जॉब मिल जाती है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से बिल्कुल चांसेस हैं, और मेरे सामने ऐसे केसेस भी हैं कि जिनके 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस हैं और उन्होंने पाकिस्तान से बैठ के जॉब्स पे अप्लाई किया, उनको जॉब ऑफ़र हो गए और वो ईज़िली यहाँ ट्रैवल कर गए और लैंग्वेज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसे हसीब ने कहा कि यूजुअली जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं स्पेशली आईटी फील्ड के अंदर, इसमें जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वजह इसकी मैं बता देता हूँ कि ये वो जॉब्स हैं जो कि डेस्क जॉब्स हैं और आपको कस्टमर से फ़ेस टू फेस डीलिंग नहीं करनी होती। आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं एक टीम के अंदर, एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जहाँ पे आपको किसी से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजुअली ऐसी जॉब्स के अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, ये एक सिंपल सा फार्मूला है एक किस्म का कि आप अपनी जॉब के बारे में ये सोचें कि क्या आप कस्टमर से डील करते हैं अपनी जॉब में या नहीं। अमूमन ऐसा होता है, हम अगर डेवलपमेंट की जॉब ले लें या कोई मतलब कंप्यूटर साइंस की कोई भी जॉब ले लें जिसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कस्टमर से कोई भी डीलिंग नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मैनेजर से बात होगी या हमारे कोलीग से बात होगी। तो इन जॉब्स में चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज की जॉब्स मिल जाएँ। अब ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी जॉब है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ले लें आप, डॉक्टर का काम ऐसा है उसने पेशेंट से बात करनी है, उसने बाकी लोगों से बात करनी है, तो इस फील्ड में फिर इंग्लिश लैंग्वेज की जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर वो बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि कम से कम वो पेशेंट से या किसी से बात तो कर सके।
ओके उसामा भाई, एक सिनेरियो हम क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं अब जर्मनी आऊँ जॉब करने के लिए, ठीक है। तो मेरे क्या स्टेप्स हैं जो कि मुझे लेने हैं? फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आऊँ, ठीक है। तो मैं कैसे अप्लाई करूँ यहाँ कंपनीज़ में? कोई वेबसाइट्स आप सजेस्ट करेंगे या कोई पोर्टल्स? मैं किस तरह से यहाँ की कंपनीज़ को अप्रोच करूँ? और कुछ सीवी में कोई चीज़ आप ऐसा बताना चाहेंगे जो मैं ऐड करूँ कि मुझे कंपनीज़ यहाँ की जॉब दे दें? अच्छा, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप अपनी जो है सीवी को वो बेहतर बनाएं और सीवी को कोशिश करें कि उस फॉर्मेट में लेकर आएँ जो कि यहाँ जर्मनी में यूजुअली फ़ॉलो किया जाता हो, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको जो हायरिंग पोर्टल्स हैं वहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा। 2-3 कॉमन पोर्टल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे यूजुअली जॉब्स पोस्टेड होती हैं। उसमें पहले नंबर पे लिंक्डइन है और दूसरे नंबर पे स्टेपस्टोन है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, अप टू डेट रहना है, एक्टिव रहना है। और आपको लिंक्डइन के ऊपर सर्च करना है उन कंपनीज़ को जो जर्मनी में स्टैब्लिश्ड हैं। आपने सिर्फ कंपनी का नाम सर्च में लिखना है और लोकेशन डाल देनी है जर्मनी की, तो वो कंपनीज़ आ जाएंगी। आपने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। उनके एचआर के लोग आप ढूंढें जो कि उस कंपनी के प्रोफाइल में मेंशन होंगे। आप उनके एचआर को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। और अगर उस कंपनी ने लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर कोई जॉब पोस्ट की हुई है तो उसमें भी नीचे लिखा होता है कि किस एचआर के बंदे ने ये जॉब पोस्ट की है। आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकते हैं और उसको उस जॉब का रेफरेंस दे के कह सकते हैं कि भाई मैं जो हूँ इस जॉब के लिए बहुत फिट हूँ और आप मेरी सीवी कंसीडर कर लें। सो दिस इज़ द मेन क्राइटेरिया कि आपको कैसे जॉब सर्च करनी है और कैसे जो है वो कंपनीज़ को अप्रोच करना है। और मेरे ख्याल से कि सबसे ज़्यादा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही होता है जॉब लेना। अगर तो किसी कंपनी ने आपको जॉब दे दी, बाकी तो चीज़ें फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पूछ कर वो कर ही लेते हो। सबसे मेन चीज़ जो उसामा ने बहुत अच्छे से बता दी कि किस तरह से आपने जाके अप्रोच करना है। एचआर्स को आप अप्रोच कर सकते हो। कंपनीज अपने माइंड में रखें कि ये कंपनीज हैं जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड काम कर रही हैं। फिर आपने उनकी जॉब पोस्टिंग पे आपने नज़र रखनी है। आप अगर कोई जॉब पोस्ट हुई है तो आप बंदों को डायरेक्ट अप्रोच करो। थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए। अच्छा, अब मैंने अप्रोच किया, ठीक है। अब इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ क्या, मतलब जनरली इंटरव्यूज़ होते हैं, कोई टेस्ट होते हैं? मेरे ख्याल से हर कंपनी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। लेकिन क्या छोटा सा प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, वैसे तो कंपनीज़ के सबके अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन जो यूजुअल पॉलिसी होती है, जो यूजुअल तरीका होता है वो यही होता है कि सबसे पहले एक एचआर का बंदा आपसे इंट्रोडक्टरी कॉल करेगा और उस इंट्रोडक्टरी कॉल के अंदर पूछेगा आपके बारे में कि आपकी स्किल्स क्या हैं और आपका कितना एक्सपीरियंस है और आप अपनी बात को सही से कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं। पहली चीज़ तो वो ये होगी। उसके बाद जब टेक्निकल इंटरव्यूज़ अलाइन होते हैं तो यहाँ पे कंपनीज़ यूजुअली काफ़ी डिटेल्ड टेक्निकल इंटरव्यूज़ करते हैं और वो ये नहीं देखते कि आपने क्या क्या किया हुआ है। वो ये देखते हैं कि हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उससे रेलेवेंट बंदे को काम आता है या नहीं। तो एक टिप मैं आप लोगों को यहाँ दे देता हूँ कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी सीवी को उसी तरीके से अपडेट करें जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फिर इसमें ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको हायर किया जाए। 100% इस बात से मैं एग्री करूँगा कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम जब भी जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, हम अपनी सीवी पे जान नहीं मारते। हमने एक जेनेरिक सीवी बनाई हुई है, हम हर जगह वो सीवी डाले जा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि यार, हम ये बता रहे होते हैं कि भाई मुझे क्या आता है। जैसे कि उसामा ने बहुत अच्छी बात की, हम ये बता रहे होते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने क्या क्या किया हुआ है। हम अपनी चीज़ों को उस कंपनी की रिक्वायरमेंट से अलाइन नहीं करते कि उस कंपनी को क्या चाहिए। तो हमें कंपनी को बेसिकली बताना है कि उस कंपनी में हम कैसे फिट आते हैं, ठीक है। उस कंपनी में आकर हम उनको कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा, डिटेल्ड इंटरव्यूज़ जो ये लोग लेते हैं वो सर्टेन लेवल्स पर होते हैं कि कोई लेवल 1 का बंदा जो है आपसे एक डिटेल्ड इंटरव्यू लेगा और देखेगा कि बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं। फिर उसके बाद कोई सीनियर जो है वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेगा और फिर वो ये इन डेप्थ आपकी नॉलेज चेक करेगा, आपकी स्किल्स चेक करेगा। अगर आप आईटी सेक्टर से हैं तो डेफिनेटली वो आपको सिनेरियो बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे सिनेरियोज़ बनवाएगा। if it is related to network और if it is related to any app और web development, तो वो आपको सिनेरियोज देगा, आपको उससे रेलेवेंट जो है जवाब देना होगा। उसामा भाई, अब हमने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, हमें जॉब मिल गई। अब क्या होता है कि अगर मैं पाकिस्तान से अब वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ, क्या कंपनी मुझे कोई लेटर प्रोवाइड करती है कि जिसमें मुझे वीज़ा के लिए हेल्प हो, या सब कुछ मुझे खुद ही करना है वीज़ा के लिए? अब क्योंकि अब हमने जॉब ले ली, अब हम वीज़ा अप्लाई करने के पॉइंट पे आ गए, ठीक है, क्या करना है हमने? अच्छा, इसमें जो है आपको सबसे पहले तो करंट
जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान की वेबसाइट पे मेंशन होती हैं और वो चेंज भी हो सकती हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप वो रिक्वायरमेंट्स खुद देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जो यूजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर कोई ईज़िली फुलफ़िल कर सकता है वो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपके यूनिवर्सिटी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए और आपके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो हो गए, आपके पासपोर्ट हो गए, आपकी पिक्चर्स हो गई और पासपोर्ट उसकी वीज़ा की फ़ीस हो गई। इसके अलावा जो वीज़ा अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे मांगती हैं इक्वलेंसी लेटर कि आपकी जो डिग्री है अगर वो जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से इशूड नहीं हुई हुई तो आपकी डिग्री जो है वो हमारे जर्मन एजुकेशन सिस्टम के इक्वलेंट होनी चाहिए। उसके उन्होंने 2-3 पोर्टल्स बताए हुए हैं, एक अनाबिन कहलाता है, एक जैप कहलाता है। जैप जो है उसकी कुछ फ़ीस है, अनाबिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाके उनकी वेबसाइट पे अपनी इक्वलेंसी चेक कर सकते हैं। जैप में टाइम लगता है, अनाबिन आपको उसी वक्त सर्च रिजल्ट्स दे देता है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको प्रिंट करा के अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा लेना है। इसके अलावा एक और प्रोसेस है, वो है यहाँ की जो लेबर काउंसिल है उससे परमिशन लेना, और ये परमिशन का काम होता है आपके एम्प्लॉयर का। आपका एम्प्लॉयर उनको एप्लीकेशन सेंड करता है और फिर वो लोग जो लेबर यूनियन काउंसिल है वो अप्रूवल देते हैं और वो लेटर आपका एम्प्लॉयर आपको सेंड करता है और फिर आप उसको अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं। ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है और इसके बिना आपको जॉब वीज़ा इशू नहीं होगा। जो इनिशियल जो जॉब वीज़ा मिलता है वो क्या मतलब हमें डायरेक्टली 2-3 साल का मिल जाएगा या क्या 2-3 महीने का मिलेगा, तो उसको एक्सटेंड करवाना है, इसका क्या प्रोसीजर है? ठीक, अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक और मैं बात बता दूं कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान में कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, आइदर इन एम्बेसी और इन कॉन्सुलेट। तो पंजाब साइड वाले जो लोग हैं वो यूजुअली इस्लामाबाद में अप्लाई करते हैं और जो सिंध कराची बलूचिस्तान वाले लोग हैं वो कराची के अंदर जो कॉन्सुलेट है वहाँ अप्लाई करता है। तो फैमिली रीयूनियन वीज़ाज़ में टाइम लगता है, जो विज़िट वीज़ाज़ होते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो जॉब वीज़ा होते हैं उसको प्रायोरिटी पे ट्रीट किया जाता है और उनकी कोशिश होती है कि ये जल्द अज़ जल्द इसको वीज़ा इशू किया जाए। मैं अपना केस बता देता हूँ, मुझे 2 वीक्स के अंदर वीज़ा इशू हो गया था। ग्रेट, 2 हफ्तों के अंदर ही आपको जॉब। इतना तो स्टूडेंट्स को नहीं होता भाई, स्टूडेंट्स को कम से कम 2-2.5 महीने लग जाते हैं जॉब वीज़ा प्रोसेस में और उनको 2 हफ्ते में ही जॉब वीज़ा मिल गया, विच इज़ गुड। अच्छा, जो आपको वीज़ा इशू होता है वो इनिशियली 3 महीने का होता है, ठीक है, और उस वीज़ा पे आप ट्रैवल करते हैं और यहाँ आने के बाद फिर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से दोबारा गुजरते हैं और फिर आपका जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कितना है। अगर वो 2 साल का या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वीज़ा भी आपको 2 साल या 1 साल का मिलेगा, और अगर वो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डेफिनेटली फिर आपको 4 या 5 साल का वीज़ा इशू होता है। ओके उसामा भाई, आपने बताया जैसे कि शुरू में टेम्पोरेरी जॉब वीज़ा मिलता है जो कि हम पाकिस्तान से लेकर के यहाँ पर आ गए अब जर्मनी में। अब इसको आगे फर्दर अगर हमने परमानेंट जॉब वीज़ा पे कन्वर्ट करना है इसको, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह के परमानेंट जॉब वीज़ाज़ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में गाइड कीजिए। अच्छा, जब आपको 3 महीने का टेम्प्रेरी वीज़ा इशू होता है और आप यहाँ जर्मनी के अंदर आते हैं, तो जर्मनी में आने के बाद सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको जो वीज़ा इशू होता है उसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो नॉर्मल वर्क वीज़ा कहलाता है और दूसरी कैटेगरी ब्लू कार्ड कहलाता है। इन दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि आपको जो नॉर्मल वर्क वीज़ा है वो तब इशू होता है जब आपकी सैलरी 44,000 एनुअली है, 44,000 यूरोस एनुअली है, और अगर आपकी जो सैलरी है वो 54,000 यूरोस एनुअली है तो आपको ब्लू कार्ड इशू होता है। अच्छा, इन दोनों वीज़ाज़ के अंदर डिफरेंस ये है, जो नॉर्मल वर्क वीज़ा है और जो ब्लू कार्ड है वो ये कि ब्लू कार्ड के ऊपर आप 21 महीने बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ परमानेंट रेजिडेंसी। आपको उसकी सर्टेन और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेज की, वो फुलफ़िल करनी होती हैं, लेकिन आप 21 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल वर्क वीज़ा है तो आप 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं पीआर। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है ब्लू कार्ड का वो ये कि जब आप ब्लू कार्ड होल्डर होंगे और आप अपनी फैमिली को जो है पाकिस्तान से जर्मनी बुलवाएंगे तो फैमिली को किसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज से रिलेटेड, उनको कोई लैंग्वेज करने की, कोई सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल वर्क वीज़ा है और आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो आपकी फैमिली को A1 का सर्टिफिकेट, A1 का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। अच्छा उसामा भाई, एवरेज सैलरीज़ का बता दें कि हमने जान तो लिया है कि वर्क मतलब मिनिमम 44,000 की रिक्वायरमेंट है, ब्लू कार्ड के लिए 54,000 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एवरेज एक बंदा जिसका 3-4 साल 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस अगर है पाकिस्तान से, वो अप्लाई करता है तो एवरेज किस रेंज में उसको मिल जाती है सैलरी यहाँ पे?
जो एवरेज सैलरीज़ हैं टेक्निकल फील्ड्स के अंदर वो यूजुअली इसी रेंज के अंदर है, 44 से 54 के दरमियान की। तो अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है सो यू कैन गेट इवन 70+, बट यूजुअली जो 4 साल का एक्सपीरियंस जिन लोगों का है वो 44 से 54 के दरमियान की कोई ना कोई सैलरी होती है उनकी। ओके उसामा भाई, अब लेट सपोज़ कि आपने एक रेंज बता दी कि 45 से 55 के करीब आपको एक एवरेज सैलरी मिल जाती है। अब यहाँ के टैक्सेस का क्या सीन है, उस पर क्या टैक्सेस लगते हैं बाद में? अच्छा, जो सैलरी की बात की है कि टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं या नहीं लगते, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है हर तरह की सैलरी के ऊपर टैक्स लगते हैं, चाहे वो कितनी भी हो। गवर्नमेंट ने अपनी स्लैब्स बनाई हुई हैं कि आपकी कितनी ज़्यादा सैलरी है उस हिसाब से जो है टैक्स की परसेंटेज आप पे लगती है। जो मैक्सिमम टैक्स डिडक्ट होता है वो 42% होता है और मिनिमम जो है वो आई गेस 30% to 31% जो है वो डिडक्ट होता है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। द हायर द सैलरी द मोर द tax will be deducted, the lower the salary the less tax will be deducted. Okay. और एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टैक्स क्लासेस भी डिफरेंट किस्म की टैक्स क्लासेस हैं, टैक्स क्लास 1 2 3 4 5। सो जब आप यहाँ पे अकेले आते हैं तो आपकी टैक्स क्लास 1 होती है और आपका 42% टैक्स कटता है सैलरी से, और जैसे ही आपकी फैमिली यहाँ पर आ जाती है तो वो 42% जो है रिड्यूस होके 33-34% हो जाता है। ओके, तो फैमिली आने से मतलब आपको ये है कि टैक्स कम कटेगा, आपको ज़्यादा सैलरी इन हैंड आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल। और एक्सपेंसेस का कि एक घर, अगर आपकी फैमिली यहाँ पर आती है, आप एक हाउस लेते हो, रेंट करते हो, मंथली एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं यहाँ पर, और फिर सैलरी में से कुछ सेविंग होती है या नहीं होती है? ठीक है। अच्छा, जो एक्सपेंसेस के बारे में बात की है, वैसे तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हाउ बिग इज़ योर फैमिली और प्लस हाउ इज़ योर लाइफस्टाइल। तो अगर तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लेविश है तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू सेव एनीथिंग। लेकिन अगर आप एज अ मिडिल क्लास फैमिली जैसे पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं और यहाँ के भी आप उसी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो अराउंड आपके जो घर है उसके ऊपर आपका 1000 यूरोज़ आप रख लें ऑन एवरेज। ये ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एवरेज प्राइजेस। तो 1000 यूरोज़ आप अपने घर के अकोमोडेशन रख लें और तकरीबन 500 यूरोज़ जो हैं, 400 से 500 यूरोज़ आप अपनी ग्रॉसरीज़ और अगर थोड़े बहुत कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए या आपका थोड़ा बहुत कोई ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो गया तो वो 500 के अराउंड जो है वो फैमिली जिसके जो कपल है और उनके 1 या 2 बच्चे हैं तो वो इसके अंदर आपका 1500 तकरीबन, मेरे ख़्याल से 1500 से 1600 आपका जो है वो मंथली एक्सपेंस होता है। एक बंदा है जिसकी कोई मिनिमम लेट सपोज सैलरी लगी है 44,000, अब मंथली अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो 3.6 बनता है, मतलब 3600 यूरो के करीब आपको मंथली मिलेंगे। उसमें से आप 40% लेट सपोज टैक्स काट देते हो, अराउंड 40% के हाथ में 2200-2300 यूरोज़ मंथली आ जाते हैं। और उसमें आपने जैसे बताया 1600 मैक्सिमम 1500 1600 1700 यूरो का आपका ख़र्चा हो जाता है, तो आपको 600-700 यूरो इन हैंड आपके पास सेविंग हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओके, अच्छा उसामा भाई बताएं कि यहाँ पे जर्मनी में इन डिमांड फील्ड्स कौन सी हैं कि जिसके बंदे उनको चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं कि दुनिया से लोग अप्लाई करें यहाँ पे आने के लिए? अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड फील्ड है वो है आईटी की, इंजीनियर्स की और डॉक्टर्स की। ठीक है, इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और आईटी के अंदर हमारे लिए आसान है जॉब्स जो है वो लेना, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इंग्लिश लेवल के ऊपर भी जो है काम चल जाता है। लेकिन रही बात डॉक्टर्स की तो डेफिनेटली आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए होगी। आईटी के अंदर भी मैं आपको बता दूँ ऑलमोस्ट हर किस्म की जॉब अवेलेबल है, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, ठीक है, किसी भी किस्म का डेवलपर्स हो, वो कोडर्स हो, प्रोग्रामर हो, नेटवर्क इंजीनियर हो, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर हो, वो डेटा एनालिसिस हो, वो डेटा इंजीनियर हो, वो डेटा एनालिटिक्स हो। जॉब्स भरी पड़ी हैं लिंक्डइन के ऊपर। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द राइट पर्सन, राइट टीम, राइट टाइम एंड जस्ट अप्लाई फॉर इट। आई एम श्योर कि 3 से 4 महीने की एफर्ट्स होंगी एंड यू विल गेट अ जॉब ईजिली। बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। यहाँ पे जॉब्स भरी पड़ी हैं, इनको बहुत बंदे चाहिए, लेकिन हमारी गलती ये है कि हम सही से अप्लाई नहीं करते, सही बंदे को अप्रोच नहीं करते, सही जगह अप्रोच नहीं करते और सही से सीवी अपनी नहीं हम बनाते। तो वो सब उसामा भाई ने पूरी वीडियो में सही से गाइड कर दिया हमें किस तरह से अपनी सीवी को बेहतर करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से जॉब मिलेगी और क्या प्रोसेस है। उसामा भाई ने आज सब हमें गाइड कर दिया, तो आपने सिर्फ ये इन स्टेप्स को फॉलो करना।
अच्छा उसामा भाई, एक अहम क्वेश्चन ये है कि अब एक बंदा यहाँ पर जॉब के लिए आ गया है, वो अपनी स्पाउस को यहाँ पर कैसे लेकर आए, उसका क्या प्रोसीजर है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पर लेके आना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है? अच्छा, जब आप जॉब सीकर वीज़ा पर आते हैं तो उस वक्त तो आपको अकेले ही आना पड़ता है, ठीक है, ये बात तय है। लेकिन अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिला, आपको जॉब मिल गया और आप फ्लाई कर रहे हैं, तो मज़े की बात यह कि इसकी रिक्वायरमेंट एम्बेसी ने वेबसाइट के ऊपर कहीं नहीं लिखी हुई कि इस सूरत में क्या आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर आ सकते हैं या नहीं। लेकिन द थिंग इज़, येस, यू कैन टेक योर फैमिली विद यू एज़ वेल ऑन द सेम टाइम व्हेन यू आर फ्लाइंग, ओके। लेकिन जो यूजुअली लोग करते हैं वो ये कि पहले वो ख़ुद आते हैं, यहाँ के सेटल होते हैं और उसके बाद फिर जो है अपनी फैमिली को कॉल करते हैं। यूजुअली फैमिली को कॉल करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास यहाँ पर जो जॉब है वो प्रोबेशन पे नहीं होने चाहिए, आप वो परमानेंट जॉब होनी चाहिए, आपने प्रोबेशन क्रॉस कर लिया हो, क्योंकि एक एम्प्लॉयर एक लेटर देगा कि ये कैंडिडेट जो है वो हमारी कंपनी में परमानेंट पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट लेटर आपकी फैमिली को वीज़ा इशू होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, घर की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास यहाँ पे घर है कि आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं, और उस घर की रिक्वायरमेंट होती है कि हर फैमिली मेम्बर का तकरीबन 12 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। तो अगर आप एक कपल हैं और एक आपका बेबी है तो आप ये समझ लें कि आपको 36 मीटर स्क्वायर का मिनिमम घर होना चाहिए। उसका आप कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे, जब आप ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर लेंगे तब आप अपनी फैमिली का फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई करवाएंगे और फिर फैमिली जो है वो यहाँ ट्रैवल करेगी। अच्छा उसामा भाई, दो बातें हो गई। अब एक तो ये कि बंदा यहाँ पर पहले आया है, जॉब कर रहा है और अब वो अपनी फैमिली को बुला रहा है। उसके लिए आपने बताया कि घर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि शो करना होता है यहाँ पे एम्बेसी को कि ये घर है, यहाँ पे आके मेरी फैमिली रहेगी। अब दूसरी बात ये हो गई कि बंदा पाकिस्तान से आ ही फैमिली के साथ रहा है डायरेक्ट, वो पहले आए नहीं है, डायरेक्ट उसकी जॉब हुई है, वो फैमिली को ही लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में उसके बाद यहाँ पे घर वगैरह तो नहीं होगा, वो शो भी नहीं कर सकता शुरू के दिनों में, तो इसके लिए क्या रेगुलेशन है? अच्छा, इसमें तो एम्बेसी ने तो कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ कि जब आपको 3 महीने का टेम्प्रेरी वीज़ा मिलता है और आप जर्मनी जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ लेके जा सकते हैं या नहीं, ये एम्बेसी ने कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन जब आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप अपनी फैमिली की एप्लीकेशन भी साथ में ही अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात इन रिक्वायरमेंट्स की कि आपका प्रोबेशन पास होना चाहिए और आपके पास घर होना चाहिए, तो इस केस के अंदर फिर इन रिक्वायरमेंट्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उसमें फिर आप एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना होता है कि वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू लिव इन जर्मनी। तो ऐसे टाइम पे आप या तो आप अपनी कंपनी से बात करें तो वो आपको कोई 1 महीने 2 महीने की टेम्प्रेरी अकोमोडेशन दे देगी, उसकी रिजर्वेशन दे देगी और आप वो शो करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी फ्रैंकफर्ट में है और इस एरिया में है, तो मैं कहीं पे भी इस एरिया के अंदर रह रहा हूँगा, आप वो सिर्फ लोकेशन दे सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल होती है। अच्छा, ये तो बड़े मज़े की चीज़ होगी कि भाई अगर आप पहले यहाँ, अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि बंदा बोलता है पहले मैं जाके देखूँ, माहौल देखूँ, एडजस्ट हो जाऊँ, फिर मैं फैमिली को बुलाऊँ, और मेरे ख्याल से ये सही तरीका भी है। लेकिन दोनों चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। अगर आप पहले यहाँ पर आते हो और माहौल में एडजस्ट होते हो, फिर फैमिली को बुला रहे हो, तो कुछ रिक्वायरमेंट जो कि उसामा ने बताई, प्रोबेशन पास होना चाहिए, आप कंपनी में प्रोबेशन पीरियड पर नहीं होने चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, जो कि अमूमन 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है यहाँ पर। और सेकेंडली ये कि आपके पास घर होना चाहिए अपने हर फैमिली मेम्बर के हिसाब से, उसके जो स्क्वायर मीटर्स हैं, लेट सपोज अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो घर बड़ा होना चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप अगर पहले यहाँ पर आते हो तो आपको मीट करनी है। लेकिन अगर आप अपने साथ ही फैमिली को लेकर के आते हो, जब अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, साथ फैमिली की एप्लीकेशन भी आप दे देते हो और आप उनके साथ ही अप्लाई करते हो, तो फिर इन रिक्वायरमेंट्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर आप सिर्फ उनको ये बताते हो कि मैं इस एरिया में रहूँगा, एग्जैक्ट घर भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेसी को बोलो भाई ये एरिया है, यहाँ पर मैं रहूँगा शुरू में, और फिर प्रोबेशन वगैरह भी वो नहीं देखते। तो ये दूसरी साइड है। अगर कोई इस तरह से आना चाहे तो इस तरह से भी आ सकता है। भाई सर्दी बहुत हो रही है, मैं जैकेट के बगैर ही आ गया। जब आया था तब इतनी सर्दी नहीं थी, तो पूरी वीडियो में ना मैं कहाँ पर आऊँ, क्योंकि अब शाम हो रही है और सर्दी बढ़ती जा रही है। खैर, आखिरी सवाल है, वो भी पूछ लेते हैं, अब करते हैं बर्दाश्त थोड़ा। कि उसामा भाई, एक लास्ट सवाल, जो कि सवाल तो नहीं है, आपका एक्सपीरियंस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आए हुए काफ़ी साल हो गया, आपने जॉब भी की है, फैमिली भी अब आपकी यहाँ पर है, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है? जो मुश्किलात हैं वो कौन सी आपको फेस हुई हैं, और क्या आप ओवरऑल लोगों को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर जॉब के लिए आएँ? अच्छा, रही बात मेरे एक्सपीरियंस की,
तो इनिशियली जब भी कोई एक कल्चर से दूसरे कल्चर में शिफ्ट होता है तो आप थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। वो न्यू कल्चर की वजह से भी होती हैं और वो न्यू लैंग्वेज की वजह से भी होती है। तो इनिशियली आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, बट आफ्टर सम टाइम आप जैसी सिस्टम से यूज़ टू होते रहते हैं तो आप जो है सिस्टम में एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मैं डेफ़िनेटली रेकमेंड करूँगा लोगों को कि वो जर्मनी आए, यहाँ के स्टडी करें, जॉब करें, यहाँ अपनी लाइफ को आगे परसू करें, अपनी फैमिली को लेकर आएँ, फैमिली को ब्रॉट अप करें। दिस इज़ अ नाइस प्लेस। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिटीज़ भी हैं जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो एक्सेप्टेबल होती है, बोली जाती है। तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज़ और स्कूलिंग और डॉक्टर्स वगैरह के पास जब आप जाते हैं तब आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं उन लोगों से। लेकिन डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाह रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड और आपको ये आनी चाहिए, और ये आगे जाके PR के लिए और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी है। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ जिस सिटी में हम रहते हैं फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। आप अगर किसी भी स्टोर में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो आपसे इंग्लिश में बात हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ को आपने लेकर के बिल्कुल ठंडे नहीं पड़ जाना कि यार अब तो इंग्लिश में बात हो रही है तो हम सीखें ही नहीं। आपको लॉन्गर रन में अगर जर्मनी में रहना है तो आपको जर्मन, आप अगर यहाँ पर आते हो और आपको जर्मन नहीं आती, इट्स फाइन। लेकिन अगर यहाँ पर रह रहे हो, 4-5 साल हो गए आपको रहते हुए, तो इतने अरसे में आप आहिस्ता आहिस्ता जर्मन सीख ही लोगे, लैंग्वेज आपको आ जाएगी। और आनी भी चाहिए, अगर सीख लो तो बेहतर है। ओके, एक बात जो मैं अमूमन करता हूँ कि जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। अगर आप USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जर्मनी उनसे पीछे नहीं है और काफ़ी मामलों में उनसे अच्छा ही है। यहाँ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी है। यहाँ पे किसी भी तरह के, मतलब आप पाकिस्तानी होना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपको छेड़ दे या कोई भी आपको कुछ कह दे। किसी भी मुल्क से हो आप कोई भी आपको छेड़ नहीं सकता, कुछ भी तंग नहीं कर सकता। यहाँ पे इनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं। सिर्फ एक चीज़ की वजह से जो लोग यहाँ पर नहीं आते वो सिर्फ है लैंग्वेज। तो अगर आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आप मूव आउट कर रहे हो, एक नए कंट्री में जा रहे हो, अपनी लाइफ को इतना चेंज कर रहे हो, तो सिर्फ एक लैंग्वेज है। अगर आप वक्तन फ़वक्तन वो भी सीख लो तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप अपने इस डिसीजन पे हमेशा खुश रहोगे। एट लास्ट सारे सवाल मैंने पूछ लिए। कोई और आपका अगर सवाल हो तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। उसामा भाई का शुक्रिया, मसरूफ़ होते हैं ये। आज इतवार का दिन था, एक ही दिन के पास होता है रेस्ट करने का, और वो मैं इनको खींच करके ले आया कि हमने वीडियो बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई। होप कि आप लोगों की हेल्प होगी उसामा भाई की इन सारी डिटेल बातों से जो उन्होंने बताई है हमें। कुछ आखिर में कहना चाहें आप? थैंक यू वेरी मच हसीब for inviting me for this interview and taking my notes and experiences. I hope कि जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मैं डेफ़िनेटली रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हसीब को अप्रोच कर सकते हैं और ही कैन आस्क मी एज़ वेल। सो गो फॉर इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गाइस।